नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी मधुबनी स्टेट हाईवे 52 पर सड़क दुर्घटना में एक 12 वर्षीय बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। रैका के नाजिरपुर गांव में दो महिला के बीच हुई हिंसक झड़प में एक महिला हुई गंभीर रूप से घायल। मधेपुर के श्रीपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में करीब दर्जन लोग हुए घायल, टीएमसीएच रेफर। शहर के राम जानकी कॉलोनी चौक पर एक राशन की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, करीब 10 लाख की संपत्ति जलकर राख। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने फरार चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों के आलोक में अधिकारी को त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश। कैट जयनगर द्वारा व्यापारिक संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन, डीजी आलोक राज, एसपी योगेंद्र कुमार समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। और रैका थाना क्षेत्र के पुखरानी गांव में एक सड़की व्यक्ति ने तलवार से हमला कर 3 लोगों को किया जख्मी, जांच में जुटी पुलिस। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी मधुबनी स्टेट हाईवे 52 पर अरेर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 12 वर्षीय दिलकश की मौत हो गई। नमाज के लिए जा रहे दिलकश को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम हटवाया और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर। बेनीपट्टी मधुबनी स्टेट हाईवे 52 पर सड़क दुर्घटना में एक 12 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मामला अरेर थाना क्षेत्र का है, जहां दोपहर जुम्मे की नमाज अदा करने मस्जिद की ओर जा रहे मोहम्मद इब्राहिम के पुत्र मोहम्मद दिलकश को अज्ञात वाहन ने अरेर पुआरी टोल के समीप जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दिलकश स्टेट हाईवे के किनारे जा गिरा। नमाज अदा होने के बाद मस्जिद से जब उसके मोहल्ले के अन्य लोग घर की तरफ लौट रहे थे तो सड़क पर उसकी टोपी देखी, जिसके बाद पास में ढूंढने पर दिलकश भी वहीं पड़ा हुआ मिला, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। यह खबर उसे घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। दिलकश 3 भाइयों में से सबसे छोटा था। वहीं उसके पिता मोहम्मद इब्राहिम दिल्ली में मजदूरी करते हैं। दिलकश को किस गाड़ी ने ठोकर मारी, इसे कोई देख नहीं सका। मृतक दिलकश के परिजनों ने बताया कि वह नमाज के लिए घर से निकला था। उसके अन्य साथी पहले ही जा चुके थे। उसे थोड़ी देर हुई तो वह अकेले ही पीछे से मस्जिद की ओर जा रहा था, लेकिन वह मस्जिद नहीं पहुंचा। जब बाकी लोग नमाज के बाद घर लौट रहे थे तो देखा कि उसे किसी गाड़ी ने ठोकर मार दी है। घटना के बाद आक्रोश में स्थानीय लोगों ने बेनीपट्टी मधुबनी स्टेट हाईवे 52 को जाम कर दिया। इसी क्रम में एक काफिले के साथ गुजर रही सुरक्षा वाहन भीड़ में घिर गई, जिस पर लोगों ने तोड़फोड़ किया। वहीं तब तक घटना की जानकारी अरेर थाना को दी गई। जानकारी मिलते ही मौके पर अरेर थानाध्यक्ष नेहानिधि दलबल के साथ पहुंची और भीड़ को शांत करने की कवायद में जुट गई। साथ ही डायल 112 की पुलिस टीम भी मौके पर बनी हुई थी। इधर घटना को लेकर भीड़ का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा था। सड़क जाम रहने के कारण दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई थी। स्थिति को देखते हुए मौके पर रैका व बेनीपट्टी थाना के थानाध्यक्ष सिर्फ सरन शाह भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मध्यस्थता से जाम को खाली करवाया गया। साथ ही सबको पुलिस कब्जे में लेकर डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। रैका थाना क्षेत्र के नाजिरपुर गांव में महिला मोमिना खातून पर
पड़ोसी के पति ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला के कान और गर्दन पर गंभीर चोट आई है और महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। आरोपी परिवार समेत सभी लोग फरार चल रहे हैं व पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रईका थाना क्षेत्र के नाजिरपुर गांव में मोहम्मद साकिर की पत्नी मोमिना खातून अपने खेत में खेती का काम निपटाकर घर लौट रही थी। उसी दौरान उसके पड़ोसी महिला से उसका विवाद हो गया। विवाद की जानकारी पाकर पड़ोसी महिला का सनकी पति एवं उसकी पुत्री वहां पहुंचकर मोमिना खातून के गले व कान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसके वजह से मोमिना खातून का कान अलग हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घटना की जानकारी होते ही घायल मोमिना खातून के पुत्र उसको लेकर मधुबनी सदर अस्पताल पहुंचे, जहां से चिकित्सक ने हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन परिजन ने अधिक घायल देखते हुए निजी अस्पताल लेकर चले गए। वहीं सनकी आरोपी मोहम्मद मौजीम अपनी पूरी परिवार के साथ फरार हो गया। वहीं इस तरह की घटना होने के बाद भी परिजन ने उस समय उक्त आरोपी के विरुद्ध आवेदन एवं सूचना रईका थाना को नहीं दी थी, परंतु 24 घंटे के बाद आरोपियों के खिलाफ आवेदन दी गई। आवेदन में 3 लोगों को नामजद किया गया है। इस संदर्भ में रईका थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि घटना के कई घंटों बाद आरोपियों के खिलाफ आवेदन मिली है। जल्द ही नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर के श्रीपुर गांव में भूदान जमीन पर मिट्टी काटने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 6 लोगों को दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। मधेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीपुर गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट में कुल 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मधेपुर पीएचसी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद 6 लोगों को चिकित्सक ने दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया। घटना उस समय घटी जब भूदान वाली जमीन में कुछ लोग मिट्टी काट रहे थे, जिस पर द्वितीय पक्ष द्वारा मना किया गया। इसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। उसके बाद दोनों तरफ से लाठी चलने लगी। फिर दोनों पक्ष के लोग गंभीर रूप से जख्मी। चिकित्सक सीबी चौबे ने बताया कि सभी लोग खतरे से बाहर हैं, जिसका बेहतर उपचार के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। प्रमोद कुमार सदर घर श्रीपुर श्रीपुर कतऽ पड़ै छै? ई पचौनिया में मधेपुरे प्रखंड छै। हाँ मधेपुरे प्रखंड है। ई मारिपीट के कारण की छलै? ई माटि काटे रहे जमीन में। केकर जमीन में? ई भगदान वाला जमीन रहा। हाँ। तो ओहिमे हमरा के मना के लिए तो वो जमीन हमरे के पड़ी छलै, तो मना के लिए तो वो लाठी चलवा लगले। के लाठी के माटि काटे छलै? ई माटि नफे लाल यादव कटवाबे छलै। के सब मारलक अहाँ के? हमरा मारलक नफे लाल यादव, खुशे यादव, विमल यादव और खलीफा यादव। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के वार्ड 5 राम जानकी कॉलोनी में फनिश झा की राशन दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाया। मधुबनी के वार्ड नंबर 5 राम जानकी कॉलोनी चौक पर एक राशन की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सुबह के करीब 8 बजे इंडियन स्वान फनिश झा के बंद दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी तेज थी कि चंद मिनटों में पूरे दुकान में आग लग गई। स्थानीय दुकानदारों ने दुकान के अंदर से धुआं निकलते देखा तो चौक पर स्थित सभी दुकानदारों ने आग को काबू करने के लिए हर संभव कोशिश किया, परंतु आग की लौ पूरा विकराल स्थिति में आ गया था, जिसकी सूचना स्थानीय दुकानदारों ने अग्निशमन विभाग को दिया। मौके पर अग्निशमन की गाड़ी पहुंचकर आग को काबू पा लिया। दुकान के संचालक फनिश झा ने बताया कि सुबह दुकान बंद करके अपनी पत्नी को विद्यालय छोड़ने के लिए गया। इसी बीच स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिली कि आपके दुकान में आग लग गई है। जैसे तैसे अपने दुकान पर पहुंचा तो अग्निशमन की गाड़ी एवं स्थानीय लोगों के द्वारा
आग को काबू तो कर लिया गया था, परंतु दुकान में रखे लगभग 10 लाख मूल्य के बराबर का सामान जलकर नष्ट हो गया था। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार है। क्या घटना हुई है? घटना हुई है जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग लगी किस चीज का दुकान था? किराना का दुकान था। कितने की संपत्ति 10 जली? लाख की संपत्ति का नुकसान। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन और सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे जो मेरे भाई का जो दुकान जल गया है वो बिल्कुल रोड पे आ चुका है, यथाशीघ्र मदद राशि सहयोग राशि देके जो पुनः वो अपना दुकान शुरू कर सके। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्पी थाना क्षेत्र के सलेमपुर निवासी राम सेवक यादव को पुलिस ने वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और उस पर न्यायालय में मामला लंबित था। बिस्पी पुलिस ने थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी राम सेवक यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राम सेवक यादव के विरुद्ध न्यायालय से गिरफ्तारी करने को लेकर वारंट जारी किया गया था। इसके विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है और वह फरार चल रहा था। थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार वारंटी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में 79 परिवादियों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश भी दिया। जन समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में जिले के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार को 4 अप्रैल को कुल 79 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ जिलाधिकारी से मिले। प्रखंड झंझारपुर निवासी पूना देवी द्वारा सरकार के द्वारा मिलने वाले आवास लाभ हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले लाभ से संबंधित आवेदन दिया गया। प्रखंड रैका निवासी वीरेंद्र कुमार पासवान द्वारा चालक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया। प्रखंड पंडौल निवासी नूतन झा द्वारा बकाया मानदेय भुगतान से संबंधित आवेदन दिया गया। जयनगर प्रखंड निवासी मोहम्मद नूरुल हक के द्वारा सरकारी भूमि के बंदोबस्ती से संबंधित शिकायतें की। प्रखंड बिस्फी निवासी कल्पना झा के द्वारा विपक्षी के द्वारा घर के आंगन में जाने वाले रास्ते को बंद कर देने से संबंधित शिकायतें की गई। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से शिकायतें सुनी गई और उनके परिवार के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर जिन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। उक्त अवसर पर अपर समाहर्ता संतोष कुमार एवं प्रभारी एडीएम राजेश कुमार उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कैट जयनगर द्वारा व्यापारिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीजी आलोक राज, एसपी योगेंद्र कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं डीजी ने व्यापारियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए सुरक्षा का भरोसा दिलाया। जयनगर के मारवाड़ी विवाह भवन में गुरुवार की देर शाम व्यापारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स कैट जयनगर शाखा के द्वारा प्रमंडलीय व्यापारिक संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष आलोक राज, मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी, डिप्टी कमांडेंट संतोष निमोरिया, प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा, पूर्व आईजी विजय वर्मा, भाजपा वरिष्ठ नेता समाज सेवी अमरनाथ प्रसाद, एसडीओ वीरेंद्र कुमार, एसडीपीओ विप्लव कुमार, पूर्व डीएसपी प्रभात भूषण एवं बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कैट महासचिव अरुण पूर्वे की अध्यक्षता व अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक आलोक राज ने कहा कि व्यापार समाज, राज्य और देश के आर्थिक विकास की लकीर को खींचता है। व्यापारी बहुत मजबूत होता है और किसी भी समाज और देश के विकास के लिए
व्यापार जरूरी है, चाहे गुप्त वंश हो या मौर्य वंश। व्यापारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। व्यवसायी समाज में आर्थिक सुधार का सूत्रधार रहा है। जिला से लेकर राज्य स्तर पर व्यापारियों को प्रशासन के साथ आपसी समन्वय स्थापित किया है। देश के आर्थिक विकास में हमेशा सहयोग करते आ रही है। बिहार पुलिस व्यापारी की सुरक्षा को लेकर सशक्त है। व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वरिष्ठ भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि व्यापारी अपना ही नहीं बल्कि पूरे देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश के आर्थिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रही है। हम व्यापारी अपने आप को कमजोर नहीं समझे। व्यापार में किसी प्रकार की कोई समस्या आने पर प्रशासनिक अधिकारियों से सहयोग ले। कैट एक मजबूत संस्था है और व्यापारी की समस्याओं को लेकर तत्पर है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस की पहली प्राथमिकता व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना है। मौके पर दर्जनों की संख्या में व्यवसायी मौजूद थे। कार्यक्रम में अतिथियों को पाक दुपट्टा व माला पहनाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। रैका थाना क्षेत्र के पोखरौनी गांव में एक सनकी व्यक्ति ने तलवार से हमला कर 3 लोगों को जख्मी कर दिया। वहीं एक की उंगली भी कट गई। सभी घायलों का इलाज चल रहा है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। रैका थाना अंतर्गत पोखरौनी गांव में गुरुवार की रात एक मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति ने तलवार से हमला कर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल की पहचान अताबुल नद्दाफ के रूप में हुई है, जिन्हें परिजनों ने इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने आरोपी के परिजनों से बात कर मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश की। इसी दौरान आरोपी ने फिर से तलवार से हमला कर 2 अन्य लोगों को भी घायल कर दिया। अचानक हुए इस हमले से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। हमले में मुमताज नद्दाफ की एक उंगली पूरी तरह से कट गई, जबकि नाजीम नद्दाफ को हल्की चोटें आई हैं। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय PSC में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद पोखरौनी, दुनिया टोला और बहतारा टोल में दहशत का माहौल है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है और आरोपी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रैका थाना क्षेत्र के नाजिरपुर पेट्रोल पंप के पास 2 पक्षों में देर रात गोलीबारी हुई, जिसमें राहुल कुमार उर्फ स्विच ऑफ गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस बरामद कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले को लेकर इलाके में दहशत का माहौल कायम है।
रायका थाना क्षेत्र के नाजीरपुर पेट्रोल पंप के समीप स्थित एक गाछी में गुरुवार देर रात दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल से 2 जिंदा कारतूस, 4 खोखा और 1 गोली बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार रात कुछ युवक गाछी में नशा सेवन के लिए जमा हुए थे। इसी दौरान आपसी विवाद में फायरिंग शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि कई राउंड गोलियां चलाई गई। अहले सुबह एक युवक को अचेत अवस्था में पाया गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रायका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहां से उसे शहर के एक निजी अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में भर्ती कराया गया। घायल युवक की पहचान राहुल कुमार उर्फ स्विच ऑफ के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि उसे टांग और हाथ में गोली लगी है। उसके विरुद्ध पूर्व में 4 मामलों में प्राथमिकी दर्ज है। उन्होंने पुष्टि की कि यह गोलीबारी 2 पक्षों के बीच हुई है। हालांकि कितने राउंड गोलियां चली, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। पुलिस घायल युवक के फर्द बयान के आधार पर घटना की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाओं से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाजिरपुर गांव 3 थाना क्षेत्रों रायका, कलवाही और राजनगर की सीमाओं पर स्थित है, लेकिन इनमें से किसी भी थाने की गश्ती गाड़ी इस इलाके में नियमित रूप से नहीं दिखाई देती है। इसके चलते असामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा बना रहता है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि क्षेत्र में तैनात चौकीदार या तो मौजूद नहीं रहते या फिर घटनाओं की सूचना पुलिस को नहीं देते। प्रशासन की लापरवाही के कारण सीमावर्ती इलाके में अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। नरहैया थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता ने भजन लाल मंडल समेत 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि 2 साल तक शादी का प्रलोभन देकर शोषण किया जा रहा था। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। नरहैया थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने शादी का झांसा देकर 2 वर्ष तक यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाते हुए स्थानीय थाना में बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में किशोरी ने थाना क्षेत्र के सखुआ निवासी उमेश मंडल के 21 वर्षीय पुत्र भजन लाल मंडल समेत 5 लोगों को नामजद किया है। पीड़िता ने दर्ज प्राथमिकी में बयान देते हुए कहा कि भजन लाल मंडल से 2 वर्ष पूर्व से प्रेम प्रसंग में थी। इस दौरान शादी का प्रलोभन देते हुए युवक ने कई बार शारीरिक संबंध भी बनाया। बीते 15 मार्च को पुनः प्रलोभन देते हुए एक बगीचे में बने झोपड़ी में शारीरिक संबंध बनाया। इसी बीच ग्रामीणों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और पकड़कर दोनों पंचायत में ले गए, जहां पंचायत में ग्रामीणों समेत दोनों प्रेमी युगल ने शादी की बात पर सहमति जताई, परंतु लड़के के पिता व चाचा मुकर गए और उसे वहां से भगा दिया। मामले के बाबत थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गुरुवार के दिन पीड़िता को मेडिकल जांच एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 183 के बयान हेतु मधुबनी भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष ने आगे बताया कि मामले के संबंधित छानबीन की जा रही है। क्या हो गया? वहाँ से नाम हुआ? पूजा कुमारी। पिताजी का नाम? राधेश्याम मंडल। क्या कुछ मामला है? 3 साल से हम बात करते थे, हमारे साथ शादी के लोग दिए। और कौन कौन नाम बताइए? भजन कुमार। इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। पिताजी का नाम क्या उसके? उमेश मंडल। अच्छा, फिर 3 साल से फोन पे बात होती थी? जी। तो प्रेम प्रसंग था, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे मिले आप लोग? हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे। कहाँ पे पढ़ने जाते थे? ट्यूशन गाँव में, घर से कुछ दूरी। अच्छा, फिर वहीं से हम दोनों को मेल हुआ। उसने कहा हम तुमसे शादी करेंगे, मुझसे बात करो। मैंने उससे बात की है। तो मतलब शारीरिक संबंध बनाता रहा हो लगातार 3 साल से? जी। तो उसके बाद शादी के लिए आपने बोला तो मना कर दिया? उसने मना नहीं किया, पंचायत में आया। उसके दादा
छोटे लाल मंडल, पिता उमेश मंडल ने उसे भगा दिया। संतोष मंडल उसने भगा दिया। तो आप लोग शादी करना चाहते हैं? शादी नहीं, उसे सजा होना चाहिए। अभी तो बोल रही थी कि हम दोनों राजी थे शादी करने के लिए। राजी थे ना, फिर वहाँ से क्या हो गया? वहाँ से भाग गया। ठीक है, भाग गया तो अब क्या हुआ? भाग शादी गया, नहीं करना उसे? नहीं, उसे सजा होना चाहिए। अच्छा, ठीक। अरुण कुमार ठाकुर। क्या मामला है? रेप का मामला है यहाँ। कैसे क्या हुआ? हाँ बोलिए। लड़का जो है लड़की को प्रलोभन दे करके उसको 3 साल से यौन शोषण कर रहा था। इसके बाद पंचायत हुआ। पंचायत में लड़का सही बोला। लड़का कहा हम इनसे लड़की के साथ 3 साल से है, 3 साल से मेरा संबंध है लड़की के साथ। इसके बाद जो है लड़का को पंचायत में से भगा दिया गया। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। क्या नाम हुआ? गौरी शंकर मंडल है जी। क्या मामला है? रेप का मामला। शादी का झांसा दिया गया। उसके बाद जो है ग्रामीण द्वारा पकड़ा भी गया। उसके बाद ग्रामीण सब चाहा जो शादी हो जाएगा। और उसके बाद लड़की का जो है पिताजी तो है नहीं अभी, उसकी माता है, बोले जो शादी अगर हो जाता है तो बात खत्म कर दिया जाए। तो टाइम पे टाइम लेता गया। उसके बाद हम क्या कि जिस दिन पकड़ाया उसके दूसरे दिन जो है थाना पे आवेदन दे दिए। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बीच में पंचायती भी हुआ। लड़का जो है उस पंच के बीच में से फरार कर दिया गया। उसके दादाजी, उसके पिताजी और उनके लोगों द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बहने हम जा करके आवेदन दिए वहाँ जिला में, महिला आयोग में। महिला आयोग इंक्वायरी के लिए कल आए थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो बोला हम जो है उस पार्टी को भी बुलाएंगे। थाना क्षेत्र कौन सा पड़ता है? नड़िया थाना क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। अभी तक कोई कार्रवाई, कोई सूचना नहीं, न थाना की तरफ से न जिला की तरफ से। वैसे हम हर जगह ड्राफ्ट कर दिए हैं। घटना कब की है? 17 मार्च। 15 तारीख को। 17 तारीख को थाना। मतलब 3 साल से शादी का झांसा दिए हुआ था लड़का जो लड़की का है। हाँ, लड़की का जो बयान है। तो इसमें इसके बाद जो है पुलिस को सूचना दी गई तो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं। ठीक। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने 4 अप्रैल को मधुबनी ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। सुरक्षा मानकों की जांच कर उप निर्वाचन पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में प्रत्येक माह ईवीएम वेयर हाउस में रखे हुए ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था का समय समय पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना है। इसी क्रम में ईवीएम से संबंधित सभी सुरक्षा मानकों की जांच हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। साथ ही वीवीपैट गोदाम के सुरक्षा मानकों की भी जायजा ली गई। जिलाधिकारी ने उपस्थित उप निर्वाचन पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उक्त अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार, एसडीसी बालेंदु पांडे समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रामनवमी पर्व को लेकर जयनगर एसडीपीओ विप्लव कुमार ने सीमावर्ती सभी थानाध्यक्षों संग क्राइम मीटिंग की। वहीं शांति व्यवस्था गश्ती तेज करने, वारंटी गिरफ्तारी और अफवाह पर कार्रवाई को लेकर सख्त निर्देश भी दिए गए। आगामी 6 अप्रैल को रामनवमी पर्व को लेकर शांति व्यवस्था बहाल हेतु शुक्रवार को जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में एसडीपीओ विप्लव कुमार के नेतृत्व में सीमावर्ती क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में जयनगर थानाध्यक्ष अमित कुमार, देवदा थानाध्यक्ष प्रीति भारती, लदनिया थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, बासुपट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार एवं पुअनी रीडर अजीत कुमार तिवारी समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों को एसडीपीओ ने लंबित कांडों का निष्पादन जल्द से जल्द करने, अपने अपने थाना क्षेत्रों में फरार चल रहे वारंटी की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाकर गिरफ्तारी करने,
कुर्की की कार्रवाई ससमय करने समेत अन्य बिंदुओं को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए। आगामी रविवार को रामनवमी पर्व को देखते हुए सभी थानाध्यक्षों को अपने थाना क्षेत्रों में अलर्ट रहे एवं शांति व्यवस्था बहाल हेतु अखाड़ा समिति के सभी बैठक का आयोजन करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने चिन्हित जगहों पर पुलिस बल तैनात करने एवं गश्ती में तेजी लाने का निर्देश दिया। त्योहार को लेकर अधिक से अधिक लोगों पर 107 निरोधात्मक कार्रवाई करने एवं बाउंड बनाने की बात कही। रामनवमी पर्व को लेकर शोभा यात्रा हेतु आयोजकों को चिन्हित कर लाइसेंस निर्गत कर रूट का चयन करने को लेकर सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया। जयनगर अनुमंडल भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। सभी थाना क्षेत्र नेपाल सीमा से सटा हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के साथ शराब बंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। रामनवमी पर्व को लेकर असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के अलावे अफवाह फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर धरपकड़ करने का निर्देश दिया गया। असामाजिक तत्वों के द्वारा राजनीतिकरण को लेकर विशेष निगरानी रखने एवं असूचना का संकलन करने की बात कही। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। रैका में पीडीएस डीलरों को फोर्टिफाइड चावल पर प्रशिक्षण दिया गया। यह चावल कृत्रिम रूप से आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी व जिंक से युक्त होता है, जो कुपोषण से लड़ने में सहायक है। रैका टीपीसी मीटिंग हॉल में रैका प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार एवं रैका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार और रैका गोदाम के सहायक प्रबंधक वीरेंद्र कुमार की मौजूदगी में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार के द्वारा फोर्टिफाइड चावल को लेकर पीडीएस डीलरों के साथ प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि कृत्रिम तरीके से मिलाकर तैयार चावल को फोर्टिफाइड चावल कहते हैं। यह आम चावल जैसा ही दिखता है। फोर्टिफाइड चावल में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B1, B2, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। हालांकि साधारण चावल और फोर्टिफाइड चावलों में एक फर्क केवल यह होता है कि इसमें पोषक तत्वों की कृत्रिम तरीकों से बढ़ाया जाता है। फोर्टिफाइड चावलों में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B1, B2, जिंक आदि जरूरी पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। फोर्टिफाइड अनाज वाणिज्यिक उत्पाद है जिनमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। फोर्टिफाइड अनाज आपको विटामिन बी और आयरन प्रदान कर सकते हैं, जिससे इनकी कमी को रोकने में मदद मिलती है। फोर्टिफाइड अनाज वाणिज्यिक उत्पाद है जिनमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। ये वो न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर की बुनियादी जरूरत है। यह आमतौर पर चावल में नहीं पाए जाते या प्रोसेसिंग के दौरान खत्म हो जाते हैं। चावल को सुदृढ़ बनाने से फसल पश्चात चरण में इसमें विटामिन और खनिज शामिल हो जाते हैं, जिससे यह अधिक पौष्टिक हो जाता है। फोर्टिफाइड चावल के संबंध में आज हमारे प्रखंड रैका से संबंधित सभी पीडीएस डीलर का प्रशिक्षण कार्यक्रम बुलाया गया प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा। उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया कि थोड़ा सा डीलर को ये समझाने का प्रयास किया जाए कि जो लाभ उपभोक्ता के बीच में जो विवाद है फोर्टिफाइड चावल के संदर्भ में कि ये प्लास्टिक का है, इस भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा अच्छे से प्रैक्टिकल तौर पर ब्रीफ किया गया। और निश्चित तौर पे लाभ मेरे तरफ से यह उपभोक्ता से अनुरोध होगा कि ये इधर उधर की बातें में ना जाएं। जो हमारे पीडीएस डीलर बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसको माने और ये चावल का उपयोग करें। आपके स्वास्थ्य एवं पोषण के दृष्टिकोण से यह चावल को बनाया गया है, निर्माण किया गया, उत्पादन किया गया। ये प्लास्टिक का चावल नहीं है। धन्यवाद। ये फोर्टिफाइड चावल के संदर्भ में खाद्यान्न में जो हमारा पोषक तत्व है, इसकी कमी भारतवर्ष में खाद्यान्न लोगों तक पहुँचते 9 के बराबर हो जाती है। तो फोर्टिफिकेशन की जो आवश्यकता है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत इस महत्ता को समझा गया है। और हम विभाग खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा इस संबंध में लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जा रहे हैं। हमारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एसोसिएट जिंदा किराडू मैडम, उनके द्वारा प्रशिक्षण सारे एमओ, SIO और ADSO लोगों को किया गया है। प्रमंडल स्तर पर यह अभी भी चल रहा है। ये 5 अप्रैल तक चलने वाला कार्यक्रम है। इस दौरान हम लोगों को भी 29 मार्च को इसकी ट्रेनिंग दी गई थी।
हालांकि जो भ्रांतियां फोर्टिफाइड राइस के संदर्भ में है उसको दूर करने का प्रयास उससे किया जाता रहा है, लेकिन ट्रेनिंग के माध्यम से इसका जो तकनीकी पहलू है, तकनीकी पहलुओं को पिरामिडल रूप में ऊपर से नीचे तक पहुंचाने का प्रयास के तहत यह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आज आयोजित किया गया था। क्योंकि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को फोर्टिफिकेशन से संबंधित जो जानकारियां हैं वो तकनीकी रूप से अगर वो समझेंगे तो वो लोगों तक पहुंचा पाएंगे। इस कारण से इन लोगों को आज ट्रेनिंग दिया गया है, सारे तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया गया है। फोर्टिफाइड राइस जो इन लोगों को उपलब्ध कराया जाता है उसमें क्या भ्रांतियां लोगों के बीच में है उससे अवगत कराया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि इसको घर घर तक लोगों को जागरूक करें, फोर्टिफाइड राइस की महत्ता और इसकी अनिवार्यता के बारे में लोगों को अवगत कराएं। और इस आशा के साथ हम लोगों को ट्रेनिंग में जो कुछ विजुअल्स मिले थे उस विजुअल्स को भी इन लोगों को दिखाया गया है। खाना इस फोर्टिफाइड राइस को बनाने की जो तकनीक है, तरीका है, बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है फोर्टिफाइड राइस को निकाल के फेंक दिया जाता है प्लास्टिक का चावल समझ के। इसकी महत्ता को वो नहीं समझ पा रहे हैं। चावल बनाने की जो विधि है उससे संबंधित तथ्यों को भी इन लोगों को अवगत कराया गया है। हम लोग जांच में जाते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि लोगों तक यह बात समझ में आवे फोर्टिफाइड राइस की महत्ता और अनिवार्यता के संबंध में, और इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। आपको बहुत सारी समस्याएं का सामना करना। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाकी में सीपीपी कॉलेज में प्राचार्य व अध्यक्ष की मनमानी के खिलाफ कर्मियों का धरना 17वें दिन भी जारी रहा। कर्मियों ने मांगे नहीं मानने पर कॉलेज में तालाबंदी कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हरलाकी प्रखंड अंतर्गत हिसार बौड़हर स्थित सीपीपी कॉलेज के कर्मी और अध्यक्ष व प्राचार्य के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिस कारण पूरा कॉलेज प्रभावित हो रहा है। दरअसल कॉलेज में विगत 18 मार्च से अध्यक्ष व प्राचार्य की मनमानी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना जारी है। बावजूद विभागीय पदाधिकारी धरना स्थल पर वार्ता के लिए नहीं पहुंची है। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर द्वारा किया जा रहा है। धरना पर बैठे प्रोफेसर व कर्मियों ने अध्यक्ष व प्राचार्य पर बाहरी लोगों के दबाव में आकर बिना किसी नोटिस 4 कर्मियों को निकालने, अवैध रूप से बहाली करने, समिति गठन नहीं करने के कारण अनुदान से वंचित रहने, बिना समिति गठन किए कॉलेज के खाते से निकासी करने व खाता में राशि के बावजूद कर्मियों का वेतन रोकने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए वरीय पदाधिकारी से जांच की मांग की है। कहा कि हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी, संबंधित विभाग व जनप्रतिनिधियों को लिखित आवेदन देकर अध्यक्ष व प्राचार्य की मनमानी के विरुद्ध जांच की मांग की थी। इसके बाद बीते 17 दिनों से अपनी उचित मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी मांगों के प्रति न तो कॉलेज प्रशासन न ही संबंधित राजकीय पदाधिकारी की ओर से कोई पहल की जा रही है। कहा कि जल्द हमारी मांगों के प्रति कोई ठोस पहल नहीं की गई तो हम लोग कॉलेज में तालाबंदी कर उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। धरना कार्यक्रम में प्रोफेसर विनोद कुमार ठाकुर, माधव गोविंद, राम दिनेश ठाकुर सहित अन्य कर्मी शामिल हैं। हम लोग पर बैठे और किसी वरीय अधिकारी के द्वारा अब तक संज्ञान लिया गया है कि नहीं लिया गया, इससे आज हम लोग को 17वां दिन हो गया है। 18/3/2025 से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? जो नामित अध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी को अविलंब हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? तो बिहार विद्यालय से उनको नामित किया गया है कि वहाँ पर जाके आप कमेटी बनाइए, कमेटी बना करके भेजिए, अनुदान लाइए और बांटिए। वो क्या कि अनुदान लाने और कमेटी बनाने के बदले में वो स्टाफ को रखना, हटाना, बेवजह टेंशन, मतलब कि यानी कौन सी भावना से वो किए हैं वो जानेंगे। या गलत है तो ठीक है, अगर सही है तो उनको नाम रजिस्टर पर चढ़ाया जाए। हम लोग को 3 महीना से पेमेंट नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग को इस बात पर कोई पदाधिकारी, प्रशासनिक द्वारा चुनाव हो, कमेटी बने, अनुदान आवे, हम लोग 100 समय कॉलेज पर धरना में बैठे हुए हैं। आवे हम लोग की समस्या को, बात को रखे और सुने। अपना परिचय बताइएगा। राम ललित कुमार मिश्रा। कितना दिनों से आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं? हम 18/3/2025 से 17वां दिन है। 17वां दिन है धरना पर बैठे। आज धरना का 17वां दिन है। अच्छा,
हम लोगों को कमेटी बनाने के लिए डॉक्टर पंकज चौधरी को नामित किया गया, लेकिन वो कमेटी बनाने के बजाय पहले 4 स्टाफ को निकाल दिए, 1 स्टाफ को रख लिए। उसके बाद फिर मार्च में 5 स्टाफ को बगैर सूचना के रजिस्टर पर से नाम हटा दिया गया। इसीलिए हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं कि उनको कमेटी गठन करने के लिए नामित किया गया, लेकिन वो कमेटी नहीं बना रहे हैं, स्टाफ को हटा रहे हैं और रख रहे हैं। तो हम लोगों की मांग है कि हटाए गए कर्मियों का नाम रजिस्टर पर चढ़ावे और कमेटी गठन करे, प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा कमेटी का गठन हो, चुनाव हो, उसके बाद कमेटी का गठन हो। अभी तक हम लोग 17वां दिन है धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान लेने के लिए नहीं आए हैं। हाँ, नहीं शिक्षा पदाधिकारी नहीं प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा संज्ञान लिया गया है। हम उन लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि वो लोग आकर के हम लोगों की मांगों को सुने। अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोगों पर कार्रवाई किया जाए, अगर वो गलत है जो कमेटी बनाने के लिए उनको नामित किया गया लेकिन वो निकाल बाहर कर रहे हैं, और हम लोगों को कॉलेज में सामान भी रखने नहीं दिया जा रहा है। जैसे वो हुआ बैठने के लिए जो दरी है वो हम लोगों को नहीं दिया गया, वो हम लोग व्यवस्था किए। कॉलेज में हम लोग किसी रूम में अपना सामान भी रखते हैं तो वो भी रखने नहीं दिया जा रहा है। नहीं रखने दिया जा रहा है। ये प्राचार्य और 1-2 कर्मी हैं, अभी वो नहीं रख हम लोगों को सामान भी नहीं, एक आपको रात्रि प्रहरी है वो भी सामान नहीं रखने दे रहे हैं। आप लोग हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। 20 आदमी हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है।
अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। खजौली रेलवे स्टेशन पर जेके सीमेंट कंपनी का पहला रैक उतारा गया, जिससे व्यवसायियों में खुशी की लहर है। उद्घाटन पूजा अर्चना के साथ हुआ और 21 वैगन सीमेंट की अनलोडिंग शुरू की गई। रेलवे स्टेशन खजौली के रैक पॉइंट पर 21 वैगन का जेके सीमेंट कंपनी का प्रथम रैक लगाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रोप्राइटर अमित इंटरप्राइजेस मधुबनी एवं दरभंगा की CNF एंड BO संत शरण संगी एवं अमित सत्संगी ने पूजा अर्चना के साथ नारियल तोड़कर विधिवत अनलोडिंग का कार्य शुरू करवाया। इस दौरान जेके सीमेंट कंपनी के मधुबनी के जितेश कुमार एवं सुमित कुमार ने बताया कि जेके कंपनी के सीमेंट जेके सुपर एवं जेके सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट दोनों क्वालिटी के सीमेंट का प्रथम रैक खजौली में उतारा गया है। दोनों क्वालिटी के सीमेंट काफी अच्छे हैं। इससे पक्का छत ढलाई, बड़े पुल, पुलिया सहित पक्के घर बनाना मजबूती का मिसाल है। यह सीमेंट पहले उत्तर प्रदेश राज्य से प्रयागराज से बिहार के अन्य जिले में सीमेंट की सप्लाई होती थी। कंपनी के टेक्निकल इंजीनियर विकास कुमार ने बताया कि जेके सीमेंट सभी कंपनी से बेहतर है। इस सीमेंट से पक्के घर निर्माण करने से 100 वर्षों से ज्यादा समय तक भवन में सीमेंट क्वालिटी बनी रहती है। कंपनी के दरभंगा एवं मधुबनी के CNF एंड BO संत शरण संगी ने बताया कि जेके कंपनी पहले जेके टायर एवं जेके दीवार पुट्टी की निर्माण कर रहा था, लेकिन अब कंपनी 1 वर्ष से उच्चतम क्वालिटी की सीमेंट प्रोडक्शन कर संपूर्ण भारत सहित बिहार राज्य के अन्य जिलों में रैक उतारकर सीमेंट व्यवसाय में होड़ मच गई है। वहीं खजौली रेलवे स्टेशन पर जेके सीमेंट कंपनी की रैक लगने से जेके सीमेंट डीलर अविनाश कुमार, वीरेंद्र कुमार, सोनू कुमार, मुखिया बबलू महतो सहित दर्जनों सीमेंट व्यवसायिक ने 21 वैगन सीमेंट की खरीदारी की। उद्घाटन के मौके पर रैक पॉइंट हैंडलर दिलीप कुमार सिंह, दतवार मुखिया बबलू महतो, अभय कुमार सिंह, वीरेंद्र सिंह सहित दर्जनों सीमेंट व्यवसायी मौजूद रहे। सीमेंट प्रीमियम सीमेंट है, पेपर बैग में आती है, रेट में काफ़ी अच्छा है और ये खजौली में हमारा पहला रैक है और यहाँ पे हमारे नेटवर्क्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ भी रैक का प्लानिंग करना पड़ गया और ये आप यहाँ से लगातार हम लोग यहाँ से डिस्पैच दे पाएंगे मधुबनी एरिया में, राजनगर में, कहीं। इस सीमेंट का उपयोग करने से क्या फ़ायदा मिलता है? इस सीमेंट में हमारे जैसे अभी यहाँ टेक्निकल है, ये आपको विस्तार में बता पाएंगे। ये विकास जी है, विकास जी है वो फुल्ली PPC सीमेंट है, जिसमें लगभग 60 से 70% चूना पत्थर का मात्रा होता है, जो कि मार्केट में बाकी सभी सीमेंट से बहुत ही ज़्यादा है। इसका अगर खास फायदा देखा जाए तो मजबूती, इसका 1 डे का जो ताकत है वो 18 से 20 MPa में आता है और जो इसका 28 दिन का ताकत है वो लगभग 50 से 53 के MPa में अंदर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इस उपयोग करने के लिए क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को? इसको अब नीचे से लेके फाउंडेशन से लेके रूफ तक सभी कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। मजबूती बहुत ही अच्छा है, फिनिशिंग बहुत ही बेहतरीन है। जो मिस्त्री काम करेंगे उसको काम करने में बहुत ही आसानी होगी, लचकापन, वर्केबिलिटी वगैरह इसमें बहुत ही बेहतर है। इसको उपयोग करना चाहिए। मकान की छत ढलाने के लिए आप हमारा जेके सुपर स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 1 दिन का स्ट्रेंथ 18 से 20 MPa है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और 28 दिन में 53 MPa स्ट्रेंथ आता है। जेके सीमेंट जो है तो कितने प्रकार का है इसमें?
अभी हमारे मधुबनी में 2 तरह का जेके सीमेंट आता है। एक होता है जेके सुपर, जिसको कि हम लोग ऑलराउंडर सीमेंट बोलते हैं, और एक हमारा कंक्रीट स्पेशल है जेके सुपर स्ट्रॉन्ग। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम विकास कुमार, टेक्निकल इंजीनियर मधुबनी। जेके सुपर की गुणवत्ता जो है अभी मार्केट में जितनी भी सीमेंट की कंपनियां हैं या जितने भी सीमेंट का प्रोडक्ट है उन सभी में बेहतर क्वालिटी का सीमेंट है। बेहतर क्वालिटी तब करते हैं यूज। अभी क्या है कि हम लोग सप्लाई दे रहे थे दरभंगा से, दरभंगा से पहले दे रहे थे फतवा से, फतवा से पहले दे रहे थे प्रयागराज से, तो वहाँ से अभी तक का सफर हम लोगों का खजौली तक तय हुआ। अभी खजौली से हम लोग पूर्ण कार्यरत हैं कि पूरे मधुबनी में डिस्ट्रीब्यूट हो, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस मिलने का वजह यह है कि सीमेंट की क्वालिटी, अगर हमारे सीमेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हम हर जगह सीमेंट पहुंचा पा रहे हैं। स्ट्रेंथ के मामले में आज के डेट में मार्केट में जितनी भी सीमेंट है उन सभी में हमारा सीमेंट काफ़ी बेहतर स्ट्रेंथ है। अभी क्या है कि घर मकान एक बार लोग जीवन में बनाता है, मजबूती हर किसी को चाहिए, जो कि हम भरपूर मात्रा में दे पा रहे हैं। यही हमारे सीमेंट की खास बात है। अभी मार्केट में 2 तरह का सीमेंट लेके आ रहे हैं। दोनों सीमेंट हमारा पेपर बैग में आता है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और काफ़ी उत्साह का माहौल है यहाँ पे, और हम लोग बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज करते हैं। मेरा नाम है गितेश कुमार, मार्केटिंग ऑफिसर मधुबनी। युवा सामाजिक उद्यमी मुदित पाठक ने अनंता एस्पेन इमर्जिंग लीडर्स फेलोशिप 29 मार्च 2025 को सफलतापूर्वक पूर्ण की। विचार विमर्श व नाट्य प्रस्तुति में नेतृत्व निभाते हुए उन्होंने नेतृत्व चिंतन को नया दृष्टिकोण देने की बात कही। युवा सामाजिक उद्यमी और गांधी फेलोशिप से जुड़े रहे मुदित पाठक ने हाल ही में अनंता एस्पेन इमर्जिंग लीडर्स फेलोशिप का सफलतापूर्वक समापन किया। यह प्रतिष्ठित नेतृत्व विकास कार्यक्रम 24 से 29 मार्च 2025 तक राजस्थान के बगड़ में आयोजित किया गया था। 6 दिवसीय इस सेमिनार में मुदित ने भारत और विश्व के महान विचारकों की रचनाओं पर आधारित विविध संवादों और विमर्शों से सक्रिय भागीदारी की। इस कार्यक्रम में गांधी, अरस्तु, मैकियावेली, देशमन टूटू, भीमराव अंबेडकर, प्लेटो और भगवद गीता जैसे ग्रंथों और विचारों पर आधारित गहन चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने नेतृत्व, समानता, मानव स्वभाव, स्वतंत्रता और समुदाय जैसे विषयों पर चिंतन किया। मुदित पाठक ने न केवल विचार विमर्शों में सक्रियता दिखाई बल्कि नाट्य प्रस्तुति में भी नेतृत्व निभाया। अंतिम दिन की प्रस्तुति में उन्होंने प्रभावशाली योगदान दिया, जिसे सभी सहभागियों ने सराहा। फेलोशिप ने के अनुभव पर बोलते हुए मुदित ने कहा कि यह एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया और मेरे नेतृत्व के दृष्टिकोण को नया आयाम दिया। यहाँ मैं आत्मचिंतन, संवाद और विविध दृष्टिकोणों को समझने की कला सीख सका। मुदित का यह उपलब्धि उनके अब तक के नेतृत्व विकास के सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे पहले भी वे गांधी फेलोशिप, अशोका यंग चेंज मेकर और कई अन्य सामाजिक अभियानों से जुड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव ला चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर के किसान भवन में राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस द्वारा मैट्रिक परीक्षा में सफल छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उद्घाटन मुख्य पार्षद कैलाश पासवान व राजद नेता ब्रजकिशोर यादव ने किया। वहीं 45 छात्रों ने 400 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में सफल छात्रों को सम्मानित करने के लिए शुक्रवार को जयनगर के किसान भवन में राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कोचिंग संस्थान के निदेशक राकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, वरिष्ठ राजद नेता ब्रजकिशोर यादव, पूर्व मुखिया भोला यादव, अधिवक्ता चंदेश्वर प्रसाद, जामुन चौधरी, राजेश झा, सुबोध कुमार, कुलदीप सिंह एवं मुकुंद कुमार द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। कोचिंग संस्थान के निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि इस कोचिंग संस्थान से प्रत्येक वर्ष इंटर और मैट्रिक परीक्षा परिणाम में यहाँ के बच्चों का सबसे अच्छा प्रदर्शन होता है। इस वर्ष भी करीब 45 छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा परिणाम में 400 से अधिक मार्क्स प्राप्त किया है। क्रांति के अग्रदूत राकेश सर का, जिनका मैं अपने दिल के गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता, स्वागत करना चाहता कि निश्चित तौर पर आपने जो एक नई ऊर्जा और एक नई शिक्षा का अलख जगाने का काम किया है, निश्चित रूप से आपको इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा।
इसीलिए मैं आप तमाम छात्रों से भी एक निवेदन करना चाहता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं कि आपको अपने गुरुवर राकेश सर से सीखना चाहिए कि इन्होंने कितने कम समय में कितनी बड़ी ख्याति प्राप्त किया है और निश्चित तौर पर बिना संसाधन का आज जो देश और दुनिया का स्थिति है, बिना अर्थ का कुछ भी नहीं हो सकता और अर्थ के अभाव में न जाने कितने लोग टूट जाते हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिवंगत स्वास्थ्य कार्यकर्ता कल्याणी देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजित कर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में दिवंगत कार्यकर्ता कल्याणी देवी बरियारपुर निवासी की आत्मा की शांति के लिए राजनगर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में सभी चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मी शोक सभा कार्यक्रम में उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित किए एवं 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की। डेन न्यूज के लिए राजनगर से अजहर हुसैन की रिपोर्ट। चैती नवरात्रा के 7वें दिन माता रानी का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नवरत्न महादेव मंदिर में भक्तों ने श्रद्धा से पूजा की, वहीं सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद रही। साथ ही पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। बेलतोरी के साथ माता रानी का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग मां भगवती की पूजा अर्चना करने में जुट गए। शहर के वार्ड नंबर 6 स्थित नवरत्न महादेव मंदिर परिसर में श्री श्री 108 बाबू जगदीश नंदन सिंह वासंतिक दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल में बच्चे, बूढ़े, माता एवं बहनों ने सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने में जुट गए। मंदिर परिसर में बच्चों को मन भावन के लिए तरह तरह के झूले, मिठाइयां की दुकान एवं साज सज्जा खिलौना आदि के भी दुकान से मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। पूजा समिति के अध्यक्ष सत्यनेश्वर मिश्र ने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में पूजा की आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह सुरक्षा के दृष्टिकोण से कमेटी के लोग चौकस रहते हैं। साथ ही राजनगर थाना के 112 पुलिस हर गतिविधियों पर नजर डाले रखते हैं। वहीं मंदिर के पुजारी पंडित शंभुनाथ झा ने कहा कि माता रानी की दर्शन मात्र से लोगों की हर विपदा दूर होती है। मौके पर मोहित झा, संतोष कुमार मिश्रा, शंकर कुमार, शुभम कुमार के अलावे सैकड़ों ग्रामीणों ने पूजा परिसर में पैनी नजर बनाई रखी थी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर के मिर्जापुर, महंत पोखरा और भगवानपुर छठ घाट पर छठ व्रतियों ने संध्या अर्घ्य अर्पित किया और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी और सूर्य देव से सुख शांति की भक्तों ने कामना की। राजनगर क्षेत्र के मिर्जापुर, महंत पोखरा एवं भगवानपुर राम जानकी मंदिर स्थित पोखरा में लोक आस्था महापर्व चैती छठ पूजा गुरुवार को संध्या में छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित कर पूजा अर्चना कर परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए मन्नतें मांगी। सोमवार को भगवान भास्कर उदयमान अर्घ्य देकर पर्व संपन्न हुआ। इस अवसर पर छठ घाट पूजा देखने के लिए महिला पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान भास्कर पूजा निष्ठापूर्वक पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। इस अवसर पर भगवानपुर छठ घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने बताया कि चैती छठ व्रत भी 3 दिनों का निर्जला व्रत है।
जो चैती छठ पूजा करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है और उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 10 न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।